हाय वेलकम बैक। उत्साह कोर्स के अंदर हम अभी कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें हम पहुंच चुके हैं उसके लास्ट लेक्चर में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को। तो सबसे पहले समझना है हमें रोल्स थ्योरम। मान लीजिए आप कार से कहीं जा रहे हैं और टाइम t = a पर आपको देखा गया कि आपने एक गैस स्टेशन से पेट्रोल भरवाया और कुछ अंतराल बाद टाइम t = b पर फिर से आपको उसी गैस स्टेशन पे पाया गया। तो इन दोनों इंस्टेंसेस के बीच में एक ऐसा समय ज़रूर आया होगा जब आपके कार की गति शून्य हुई होगी, और यही है रोल्स थ्योरम। तो इसको समझने के लिए हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखते हैं और समझते हैं कि आखिर में ये कैसे इस घटना को रिलेट करता है। स्टेटमेंट रोल्स थ्योरम का ये कहता है कि अ फंक्शन f इज डिफाइंड इन ab, और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इस क्लोज इंटरवल ab में, डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस ओपन इंटरवल ab में, और a पे जो फंक्शन की वैल्यू हो वो b पे फंक्शन की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल करता है कोई एक फंक्शन जो a और b के बीच में डिफाइंड है, तो उस केस में उस a और b के बीच में एक नंबर c ज़रूर लाई करेगा जहाँ पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। और ये ताज्जुब की बात नहीं है, आप इसको ज़रा ग्राफ से ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिए कि कोई एक फंक्शन हमारे पास है y = f(x) एंड व्हाट यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली हियर कि ये फंक्शन a पे जिस हाइट को गेन कर रहा है, मीन्स पॉइंट a, 0 पे, तो वो हाइट सपोज कीजिए यहाँ पे है fa, एंड सिमिलरली इस b पे फिर से वो उसी हाइट को अटेन कर रहा है। लेकिन इस पूरे क्रम में हुआ क्या है कि फंक्शन पहले वो इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हुआ है। तो जब इंक्रीज करके जिस हाइट को उसने अटेन करके क्रॉस किया होगा, डिक्रीज करते समय फिर से उसी हाइट को वो अटेन करके क्रॉस करके वापस लौटेगा, और इन दोनों हाइट्स को अटेन करने के इंस्टेंसेस के बीच में एक ऐसा पॉइंट C ज़रूर होगा जहाँ पे इस फंक्शन के पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई होगी। और जैसे ही यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन को मिलेगा, वहाँ पे उसके टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और टेंजेंट लाइन का स्लोप का मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब दूसरे शब्दों में ये है कि हमने वो c a और b के बीच में पा लिया जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा था, और यही रोल्स थ्योरम है। तो ज़रा जो घटना आपको बताया गया था उसको ज़रा इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट से रिलेट करके देखिए, तो आप सीधे चीज़ों को समझ पाओगे। लेट्स सी इट। आवश्यक नहीं है कि कोई ऐसा फंक्शन जो केवल ऐसे ही टाइप के ग्राफ को शो करता हो, यानी कि वो केवल इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रहा है, वही रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक ऐसा फंक्शन हो जो पहले इंक्रीज हो के फिर डिक्रीज हो, फिर इंक्रीज हो, फिर डिक्रीज हो, तो भी वो रोल्स थ्योरम को फॉलो कर सकता है। या फिर ऐसा फंक्शन जो पहले डिक्रीज हो के इंक्रीज हो रहा है वो भी, या फिर एक कांस्टेंट फंक्शन वो भी। ये सारे टाइप के फंक्शंस रोल्स थ्योरम को फॉलो कर सकते हैं किसी इंटरवल में जहाँ पे fa = fb हो। मेन कंडीशन है fa = fb का होना। ऑलराइट, सो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं रोल्स थ्योरम में वो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपको वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा रोल्स थ्योरम को। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो डू सम हार्डर क्वेश्चंस। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि f(x) एक गिवन फंक्शन है x² + 2x - 8 की डेफिनेशन से, और जहाँ पे x बिलोंग करता है -4 and 2 से। तो सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ें कंफर्म करनी है रोल्स थ्योरम में। पहला ये कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए -4 and 2 के बीच में।
तो ऑब्वियसली ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज़ एक्चुअली continuous. So let me write it, polynomial, so continuous. Now the second thing is, और ये continuous कहाँ, -4 से 2 के बीच में. सेकेंड थिंग इज़ कि डेरिवेटिव ये होना चाहिए, मतलब ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए -4 और 2 के बीच में, ओपन इंटरवल में. तो हम सीधे इसका डेरिवेटिव फाइंड ही करके देखते हैं कि डेरिवेटिव हो सकता है कि नहीं इसमें. तो ये हो जाएगा 2x + 2 एंड -4 और 2 के बीच में ऐसा कोई नंबर नहीं है जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं होता हो, तो इज़ डिफरेंशिएबल ऑल्सो. अब हम क्या देखने वाले हैं, तीसरे पार्ट को, दैट इज़ FA इज़ इक्वल टू FB और नॉट, दैट वी हैव टू कन्फर्म फर्स्ट. सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें A और B को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो A इज़ -4 एंड B इज़ 2. सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ F -4. So F -4 is going to be 16 plus -8 minus 8, so that will be 0. and F2 पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 4 plus 4 minus 8 again 0. So we get that कि FA is equal to FE, ये भी हमारा कंफर्म हो चुका है. So हम क्या करेंगे, हम यहाँ जूम करेंगे कि लेट C belongs to A and B. ये A और B के बीच का एक ऐसा नंबर है जहाँ पे F' C इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ये हमें कंफर्म करना है. तो ज़रा F' C को 0 से इक्वेट करके देखिए. सो F' हमने फाइंड किया है 2x + C. सो वी आर गोइंग टू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस C इन हियर, सो दैट विल बी 2C + 2 इज इक्वल टू 0. और यहाँ से हमें मिलता है C इज इक्वल टू -1. और हम -1 ये चेक कर लेंगे कि क्या वो वाकई में -4 और 2 के बीच में लाई करता है कि नहीं. तो हमने देखा कि ये ऑब्वियसली -2 के बीच में लाई करता है, इसलिए हमने ऐसा C पा लिया जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 हो रहा था. देयरफॉर रोल्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड. ओके, सब ये क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन. और फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, ln ऑफ x² + ab डिवाइडेड बाई x टाइम्स a + b, और x की वैल्यू a और b के बीच में लाई करती है. तो इसमें हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी नहीं चेक करते हैं, सीधे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करके देखते हैं. अगर वो डिफरेंशिएबल होगा इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी हुआ होगा एंड डिफरेंशिएबल तो ही. हमारा मेन उद्देश्य है कि ऐसे क्वेश्चन को हैंडल कैसे करेंगे. कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से लॉग फंक्शन है और आप इसका डोमेन फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि x² + ab डिवाइड बाई x बाई ab हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा ही. और a और b यहाँ पॉजिटिव ही माना गया है, ये हम मान के चलते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस होगा. एंड डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो कोई ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, हम फंक्शन को एक अच्छे तरीके से लिखते हैं लॉग की प्रॉपर्टी को अप्लाई करके. ये हो जाएगा ln x² + ab माइनस ln x टाइम्स a + b, ऐसे लिखा जा सकता है बिकॉज हम लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं. यहाँ फंक्शन को एक बार फिर से सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये हो जाएगा x² + ab एज इट इज़, बट यहाँ इनको मैं ब्रेक कर सकता हूँ ln x एंड माइनस ln a + b. अब आप देखिए a और b कांस्टेंट हैं, इनको डिफरेंशिएट करते हैं, f'(x) ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई x² + ab, और माइनस ln x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x. बट यहाँ पे मैंने गलती की, x² + ab का डेरिवेटिव फिर फर्दर करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x x² का डेरिवेटिव, और ab तो कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव उसका 0 हो जाएगा. और यहाँ ln a + b की वैल्यू, उसका डेरिवेटिव फिर से 0 हो जाएगा, तो उसको मैं छोड़ देता हूँ. अब हमारे पास मिला है f'(x), ये एक एक्सप्रेशन. हमें क्या करना है, अब कंफर्म करना है कि क्या वाकई में f ऑफ a और f ऑफ b बराबर हैं. सो लेट्स फाइंड इट, f ऑफ a फर्स्ट. सो f ऑफ a का मतलब है ln a² + ab डिवाइडेड बाई a टाइम्स a + b. अब इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, ऊपर से कॉमन आ जाएगा a टाइम्स a + b एंड नीचे भी आ जाएगा a टाइम्स a + b. what we are getting is just ln 1, and so it is 0. Similarly, if we find fb, we have to plug x equals to b, so it is b²
प्लस ए बी, और यहाँ x की जगह b रखना है तो हो जाएगा b टाइम्स a प्लस b, एंड अगेन you can get that this is also ln1 and so this value is also 0. So we get that कि fa और fb आपस में बराबर है। हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें ये कंफर्म करना है कि एक नंबर c इन दोनों के बीच में लाई करता है जहाँ पे उसका डेरिवेटिव 0 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि c एक नंबर है जो a और b के बीच में है, या फिर सीधे हम मान लेते हैं कि c एक नंबर है जिसके लिए एफ डैश सी 0 हो रहा है। तो एफ डैश सी 0 करके हम काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2c, बिकॉज हम c को यहाँ प्लग करते हैं इस एफ डैश एक्स एक्सप्रेशन में। सो 2c डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस ए बी एंड माइनस 1/c इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और c की वैल्यू फाइंड करनी कि वो क्या मिल रही है। तो लेट्स डू इट। यहाँ हो जाएगा क्या, 2c divided by c square plus ab should be equal to 1/c। यहाँ से हो जाएगा 2c square is equal to c square plus ab, and what we get from here is c square is equal to ab, and so c is equal to square root of ab। अब ये c is equal to square root of ab क्या कंफर्म करता है कि c a और b का ज्योमेट्रिक मीन है, और जब c a और b का ज्योमेट्रिक मीन है तो ऑफ कोर्स c a और b के बीच में लाई करेगा। सो c मस्ट लाई बिटवीन a एंड b, एंड दैट्स प्रूफ्स दैट कि हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन था वो रोल्स थ्योरम को फॉलो कर रहा था। लेट्स मूव अहेड, एक और क्वेश्चन देखते हैं रोल्स थ्योरम पे। ओके, सो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर k ln x, जहाँ पे x पॉजिटिव होगा और ये f0 की वैल्यू 0 है, यानी कि फंक्शन दो पार्ट्स में डिफाइन है, एक बार x पॉजिटिव के लिए और एक बार एग्जैक्ट 0 पे। तो यहाँ पे फंक्शन रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, फॉलो करता है 0 से 1 इंटरवल में। तो बताना है कि k की किस वैल्यू के लिए पूरा रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी में। तो देखते हैं, पहले हम क्या करेंगे, सिंपल हम फाइंड कर लेते हैं f0 की वैल्यू। तो f0 की वैल्यू पहले से 0 दे रखी है, और f1 की वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे x की वैल्यू 1, सो व्हाट वी गेट इज अगेन 0। सो हम ये कंफर्म कर चुके हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। हम डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है। तो यहाँ टू द पावर k टाइम्स लॉग एक्स को डिफ्रेंशिएट किया जाएगा प्रोडक्ट रूल से, तो यहाँ हो जाएगा ln x टाइम्स k टाइम्स एक्स टू द पावर k माइनस 1। अब आप देखिए, यहाँ जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा एक्स टू द पावर k माइनस 1, और यहाँ ln x टाइम्स k टाइम्स x to the power k minus 1। We can take this x to the power k minus 1 out, और यहाँ बच जाएगा 1 plus ln x, I mean k ln x। Let me write it clearly। हो जाएगा 1 plus k ln x। अब क्या करेंगे, फिर से एक नंबर लेंगे c, जहाँ पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमें 0 लेना पड़ेगा। सो एफ डैश से 0 लिखेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि c to the power k minus 1 times 1 plus k ln c is 0। अब आप देखिए, c की वैल्यू जब भी लाई करेगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए अगर कर रही है तो, या फिर वैसे भी चूँकि फंक्शन खुद डिफाइन है x पॉजिटिव के लिए, तो c की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती। जब c नेगेटिव नहीं होगी तो उस केस में ये जो पार्ट है ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी कि इस दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है 0, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि ये जो फैक्टर 1 प्लस के टाइम्स ln c है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब हम इसको 0 से इक्वेट करके ln c की वैल्यू को 0 लिखेंगे, और वहाँ से c की ln c की वैल्यू जो आएगी वो लिखेंगे -1/k। अब हमें बताना है कि आखिर में इस k की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, चूँकि रोल्स थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, मीन्स फॉलो कर रहा है ये, तो c की वैल्यू ऑफ कोर्स 0 से 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। तो हम इस बात को मान के चलते हैं। तो हमारे पास ये पता है कि c की वैल्यू लाई करनी चाहिए 0 से 1 के बीच में। तो जब c की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी तो ln c की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, ये हमें देखना है। आप देखिए, log x का जो ग्राफ होता है
वो जब उसके x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है तो वो x एक्सिस के नीचे होता है, और जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो वो फिर x एक्सिस के ऊपर जाता है। यानी कि जब c की वैल्यू लॉग के अंदर जो आर्गुमेंट दे रखा है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब कि ln c की वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस दैन 0, इजंट इट। अब ये ln c लेस देन 0 है तो ln c के बराबर जो नंबर आया होगा वो भी तो लेस देन 0 होगा, यानी कि -1/k की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। यानी कि जब इसका हम नेगेटिव साइन लेंगे तो 1/k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन 0। तो जब k की वैल्यू 1/k की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो k की वैल्यू भी तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो इसमें से आपको बताना है कि आखिर में कौन सा ऑप्शन इस पर करेक्ट मिल रहा है। ऑब्वियसली ए और बी तो होंगे नहीं, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव नंबर्स हैं, और 0 तो होगा नहीं बिकॉज अगर k की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में ये फिर 1/0 आ जाएगा, यहाँ पे ln c डिफाइन नहीं होगा, और इस वजह से जो ऑप्शन बचता है वो डी बचता है 1/2 के लिए, तो k की वैल्यू होनी चाहिए 1/2। आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है। मीन वैल्यू थ्योरम या लैग्रैंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कुछ मिलता जुलता रोल्स थ्योरम की तरह ही है। कंडीशंस आपके पहले के दो वैसे ही हैं, तीसरा कंडीशन है नहीं, केवल दो कंडीशन पे ये थ्योरम स्टेट किया गया है। स्टेटमेंट क्या है, अ फंक्शन f डिफाइंड इन ए बी इज कॉन्टिन्यूअस इन ए बी एंड डिफरेंशिएबल इन ए बी। तो उस केस में हमारे पास कोई एक नंबर c एग्जिस्ट होगा जो a और b के बीच में लाई करेगा, जहाँ पे f डैश c की वैल्यू एफ पी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए है। अब जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है आपको इस कंक्लूजन के, इसी पे पूरा का पूरा खेल टिका हुआ है। जरा देखने का प्रयास करते हैं ग्राफिकली। ये कोई फंक्शन हमने डिफाइन किया y इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स उसका ग्राफ ड्रॉ किया, और a पे जो वैल्यू है लेट्स से इट इज़ एफ ए, और b पे जो वैल्यू है लेट्स से इट इज़ एफ पी, ये दोनों बराबर हैं चाहे नहीं है डजंट मैटर, क्योंकि इसमें कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि बराबर है, जैसे कि रोल्स थ्योरम में हमसे कहा गया था। अब कहा गया ये है कि अगर ऐसा कुछ भी ग्राफ है और एफ एफ बी वैल्यू हमारे पास होगी तो उस केस में इस a और b के बीच में एक नंबर जरूर लाई करेगा c, जहाँ पर एफ डैश सी इस नंबर के बराबर होगा एफ पी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो सबसे पहले ये तय करने का प्रयास करते हैं कि आखिर में एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए कैसा रेशियो है। तो यहाँ देखिए, सपोज कीजिए मैंने इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट ए, इस पॉइंट को मान लिया पॉइंट बी, तो इस ए और बी को ज्वाइन करने वाला एक सेगमेंट बनेगा, लाइन सेगमेंट, जिसको हम सेकेंड बोलते हैं किसी कर्व के लिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस ए बी का स्लोप क्या होगा? अगर मैं स्लोप को डिनोट करता हूँ m से, और एम ए बी का मतलब है स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, तो कैसे लिखा जाएगा? इसके पहले हमें ए के पॉइंट को ढूंढना पड़ेगा, मीन्स कोऑर्डिनेट्स को। तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा a, और उसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा जिस फंक्शन की वैल्यू के लिए, सॉरी जिस फंक्शन में इस a को आप पुट करोगे, सो दैट विल बी f। तो ये तो हो गया a। अब b की बारी आती है, तो b के लिए क्या हो जाएगा? सिमिलरली b कॉमा एफ बी, और आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाले लाइन का स्लोप, सो दैट विल बी एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो ये स्लोप ऑफ ए बी आ गया। अब एफ डैश सी का मतलब क्या है? एक ऐसा पॉइंट सी जहां पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ किया होगा लाइक दिस, और इस टेंजेंट का स्लोप इस एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए के बराबर होगा। मतलब ये कि कोई भी कर्व हो और उसके दो पॉइंट्स को जोड़ने वाले सीकेंड के स्लोप के बराबर एक टेंजेंट का स्लोप जरूर होगा। दूसरे शब्दों में, कोई भी एक कर्व गिवन है और उसके एक सीकेंड के पैरेलल कोई ना कोई टेंजेंट जरूर होगा, और वो टेंजेंट कहाँ होगा? उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो सीकेंड आपने ड्रॉ किया है, उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट के ऊपर वो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा।
तो जो एफ डैश सी है इसका लेफ्ट हैंड साइड का, वो डिनोट करता है क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी कॉमा एफ सी। और ये क्या डिनोट करता है, इट इज द सेगमेंट, आई मीन द स्लोप ऑफ secant joining two points। और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, a कॉमा एफ ए एंड b कॉमा एफ बी, और ये दोनों बराबर होते हैं। कॉन्वीनियंटली मीन वैल्यू थ्योरम को हम ऐसे कहना चाहें कि ये एक मीन वैल्यू है दो स्थितियों के फंक्शन वैल्यू की। इसको समझने का प्रयास करते हैं ऐसे, टाइम t इज इक्वल टू a और टाइम t इज इक्वल टू b के अंतराल में जो भी आपका एवरेज स्पीड रहा होगा, उसके ठीक बराबर की स्पीड को आपने इन दोनों इंस्टेंसेस के बीच किसी न किसी पॉइंट पर अवश्य ही अचीव किया होगा। और इसी कारण से इसका नाम मीन वैल्यू थ्योरम है, क्योंकि ये मीन वैल्यू को बताता है दो स्थितियों के बीच में। ऑलराइट, अब क्वेश्चन कैसे हैंडल करेंगे, वेरी सिंपल। जैसे हमने एफ डैश सी को 0 से इक्वेट किया था रोल्स थ्योरम के केस में, यहाँ हम एफ डैश सी को सीधे इस एक्सप्रेशन से इक्वेट करेंगे, इक्वेशन आएगा उसको सॉल्व करेंगे और सी की वैल्यू देखेंगे कि वो फिर इस ए और बी के बीच में लाई करता है कि नहीं। क्वेश्चन है, एग्जामिन द वैलिडिटी एंड कंक्लूजन ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। और ये फंक्शन डिफाइन है 0 एंड हाफ के बीच में, तो हमें इसके कॉन्टीन्यूटी एंड डिफिनिटी के बारे में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये पहले से है, मान के चलते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस फंक्शन को पहले मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देता हूँ। ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई करके मैं लिख देता हूँ, ये जगह एक्स क्यूब्ड एंड माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर एंड प्लस 2x। तो ये तो हो जाएगा एफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर्ड माइनस 6x प्लस 2, ये हो गया एफ डैश एक्स। अब फाइंड कर लेते हैं f0 पे फंक्शन की वैल्यू। सो f0 पुट करेंगे, सो व्हाट वी गेट इज़ 0, क्योंकि यहाँ पे x पहले से मौजूद है 0 करने के लिए। और जब हाफ पुट करेंगे तो मिलना चाहिए हाफ टाइम्स एंड हाफ माइनस 1 इज़ नेगेटिव हाफ एंड अगेन हाफ माइनस 2 इज़ नेगेटिव 3/2। सो व्हाट वी गेट इज़ 3/8। हमें फाइंड करना है ये एक्सप्रेशन एफ पी माइनस एफ ए divided by b minus a. So 3/8 and divided by b minus a is 1/2. तो ये हो जाएगा कितना, 3/4। तो ये एक्सप्रेशन आ गया 3/4। अब फिर से हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर c हम अज्यूम करते हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव इस एफ बी माइनस एफ ए के बराबर होना चाहिए 3/4 के। तो एफ डैश सी का मतलब है 3c squared minus 6c plus 2 is equal to 3/4. Let's simplify it. So that will be 12c squared minus 24c and then हो जाएगा 8 में से 3 गया 5। तो ये क्वाड्रेटिक आपको मिला है और इस क्वाड्रेटिक का फैक्टर करना आई थिंक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मैंने पता नहीं कैसा क्वेश्चन ले लिया, बट एनीवे इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा 576 एंड माइनस 4 टाइम्स 48 बचे तो 240 और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एज 24 प्लस और माइनस ये हो जाना चाहिए 336 1 प्लस और माइनस √336 डिवाइड बाई 24 और ये 336 जो होगा वो हो जाना चाहिए आई थिंक 2116 210 और तो ये होना चाहिए 4√21 बाई 24 और ये हो जाएगा 1 प्लस और माइनस और √21 बाई 6। चूँकि हमें जो आंसर चाहिए वो सी की वैल्यू चाहिए वो 0 एंड हाफ के बीच में चाहिए,
तो ये 1 प्लस वाला जो होगा वो तो पहले से निगलेक्ट हो जाएगा। इसके दो आंसर से मिल रहे हैं, 1 प्लस √21/6 एंड 1 माइनस √21/6। तो ये तो नेगलेक्ट हो जाएगा और इस पर ज़रा विचार करते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, मैं इसको इसी वन नोट में ही सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको और ये पता चल जाएगा। लेट मी जस्ट चूज दिस थिंग और इसको मैं मैथ में जाऊँगा एंड देन सेट एक्शन, आई वांट टू सॉल्व फॉर सी। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, यहाँ पे दो नंबर्स आपको दिख रहे हैं, लेट मी ड्रैग इट हियर, और यहाँ आपको दिख रहा है कि तो यहाँ ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपको दिख रही है, ये वाली, ये 0.5 के बीच में लाई करती है। तो ऑफ कोर्स ये लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। ये आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते थे क्योंकि हम 1 में से हाफ से ज़्यादा घटाएंगे तभी वो 0.5 के बीच में लाई कर पाएगा। सो √21/6 अगर हाफ से ज़्यादा होगा तो ऑफ कोर्स 1 में सब्ट्रैक्ट होके वो इस हाफ के नीचे आ जाएगा, यानी कि 0 से 1/2 के बीच में आ जाएगा। तो आप कल्पना कर सकते हो √21 जो होगा 4 और 5 के बीच में लाई करेगा, इजंट इट, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो आपने पाया कि √21 की वैल्यू 4 और 5 के बीच में लाई करती है। अब आप इसको 6 से डिवाइड कीजिए तो हो जाएगा 4/6, ये √21/6 और 5/6। 4/6 का मतलब कितना हुआ, ये हो जाएगा 2/3 और ये जो भी नंबर है और ये 5/6। अब हमारा काम ये है तय करना कि क्या ये नंबर 2/3 1/2 से बड़ा है। तो 2/3 जो है, आप इतना तो तय कर ही सकते हो कि वो 1/2 से बड़ा है, क्योंकि आप 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.6 एंड दिस इज़ 0.5 ओनली। इसका मतलब ये नंबर हाफ से बड़ा है और 1 में से जब कोई ऐसा नंबर जो हाफ से बड़ा हो उसको घटाएंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हाफ से कम आएगा, इसलिए आप 0 से हाफ के बीच में लाई कर जाओगे। तो ये तरीका था दोस्तों एनालिटिकली चेक करने का। बाय द वे आपने ये फाइंड कर लिया कि ये मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज हमने रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस किया और मैं आशा करता हूँ कि आपने इसको समझ लिया होगा। इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर मैंने इसमें कोई चीज़ मिस कर दिया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको मैं अलग से डिस्कस कर ही दूँगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर में, दैट इज चैप्टर नंबर 6, और वहाँ समझेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। जो भी डेरिवेटिव्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनका क्या क्या एप्लीकेशन है। हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल से। सो इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू सी application of derivative, tangent and normal. So till then you have to keep doing mathematics with Utsaah. Thank you very much.